Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I'm back with a new video. Today we are going to discuss a very important topic from the genetics, that is linkage and recombinants. So these two terms are very opposite to each other. ये क्यों opposite है ये तो टॉपिक को समझने के बाद ही पता चलेगा. It simply means कि you have to watch the video completely if you really want to understand the concepts of linkage and recombinants as well as the role of Thomas Hunt Morgan. So it's a part of genetics, and what genetics says, genetics क्या बताता है? Genetics is mainly the study of genes, and genetics tells us about the transmission of gene. Genetics का बहुत सिंपल सा मतलब यही है ना. Genetics means the study of gene or the pattern of transmission of gene. It simply means कि आपको transmission of genes के बारे में पहले पता होना चाहिए. अगर आपको transmission of genes के बारे में नहीं पता है ना, तब तो आपको ये दो terms बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले. क्यों नहीं आने वाले? Because genetics has two important aspects. ये two important aspects या two important part क्या है? The first part or the first aspect is heredity and the second one is variation. अब क्या रिलेशन है इसका? अब मैं बताऊंगा why these two terms are very important. Genetics का मतलब होता है ना transmission of characters from the parents to progeny, and that transmission of the character means hereditary characters. यानी जो चीज ट्रांसफर होगी पेरेंट से प्रोजेनी में, वो सारे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज हेरिडिटी. बात समझ में आ गई ना? अब सपोज 10 कैरेक्टर्स पेरेंट्स ने, सिर्फ एक एग्जांपल हम लोग समझ रहे हैं, 10 कैरेक्टर्स पेरेंट्स ने प्रोजेनी में सेंड किया. बात समझ में आ रही है ना? अगर वो 10 to 10 कैरेक्टर्स प्रोजेनी में एज इट इज अपीयर्ड हुए, तब उस कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स बोलते हैं. क्लियर ना? यानी अगर ये पेरेंट से प्रोजेनी में एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीन, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉपीड हुए, इट सिंपली मींस कि दीज आर द इनहेरिटेड कैरेक्टर. क्लियर ना? तो ये सेम नंबर ऑफ जीन और कैरेक्टर्स gained from the parents, gained from the parents, यानी जितने कैरेक्टर्स पेरेंट्स ने अपने जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट किए, वो सारे कैरेक्टर्स प्रोजेनी ने गेन कर लिया. बट उन कैरेक्टर्स में अगर कोई चेंज आया, उन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन में कोई चेंज आया, सो दैट चेंज इज नोन एज वेरिएशन. बात समझ में आ रही है? वेरिएशन का मतलब ही होता है ऑल्टरेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन. अब ऑल्टरेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, इसके बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको पता है, ये दोनों एस्पेक्ट ही लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट्स है. बिकॉज अगर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की बात हो रही है, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो इट इज डिपिक्टेड बाय लिंकेज. बात समझ में आ गई ना? इट सिंपली मीन्स कि अगर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम इन अ लिंक्ड फॉर्म, इन अ लिंक्ड मैनर, अगर वो लिंक्ड मैनर में प्रेजेंट है, तो वो एज इट इज प्रोजेनी में कॉपी होंगे, तो प्रोजेनी उन सारे कैरेक्टर्स को इनहेरिट करेगा. वेरिएशंस जो है, वेरिएशंस तब आएंगे, यानी ऑल्टरेशन इन द एक्सप्रेशन तब आएगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा. अब ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि हाफ ऑफ द टॉपिक यहीं पे समझ में आ जाता है. क्यों लिंकेज ही प्रूफ करता है हेरिडिटी या इनहेरिटेड टर्म को, इसका मतलब भी अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपने यहां पे इस कंसेप्ट को समझ लिया ना, तो हाफ ऑफ द टॉपिक एज इट इज प्रिपेयर हो जाएगा. क्योंकि लिंकेज का सिंपल सा एक फिनोमिना है ना. लिंकेज क्या कहते हैं? लिंकेज इज द फिनोमिना इन विच two or more genes present on the same chromosome
more genes present on the same chromosome are inherited together. अभी मैं इस चीज को प्रूफ भी करूंगा कैसे 2 or more genes inherit होंगे एक साथ, inherited together, and the chances of or the frequency of recombinants is less than 50%. क्लियर ना? एक बात तो हमें यह समझनी है कि कैसे लिंकेज हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड टर्म को प्रूव करता है. क्लियर ना? क्रॉसिंग ओवर क्या कहता है? क्रॉसिंग ओवर बहुत सिंपली अपनी बात को प्रूव करता है. दैट इज द रेसिप्रोकल एक्सचेंज बिटवीन द non-sister chromatid of homologous chromosome. ओके, अब पहले इन दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लें, अदरवाइज ये पूरा कंसेप्ट जो इन्हीं पे बेस्ड है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंस का, वो आपको समझ में नहीं आएगा. देखिए, लिंकेज बहुत सिंपल सी बात कह रहा था ना कि 2 or more genes present on the same chromosomes are inherited together, which means suppose this is your pair of chromosome. okay, ये आपका एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का. क्लियर ना? मैं बेटर है कि इसको थोड़ा स्पेस देके समझाऊं ताकि कंसेप्ट्स बहुत इजीली क्लियर हो. ठीक है, ये टर्म तो आपको क्लियर ही है, तो आप एक काम करते हैं, ये बोर्ड पोर्शन यूज करेंगे ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आए. ठीक है, तो लिंकेज हमें प्रूफ करना है एंड ये प्रूफ करना है कि लिंकेज शोज कंप्लीट हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. अब इस चीज को मैं प्रूफ कर रहा था बाय chromosome pair, that is homologous chromosome pair. okay, so this is the homologous pair. okay, और लिंकेज क्या कहता है? 2 or more genes present on the same chromosome, which simply means कि suppose यहां पे 4 genes present हैं. okay, and that genes are A, B, C and D. क्लियर? एंड सिमिलरली यहां पे A, B, C एंड D. क्लियर ना? तो यहां मैंने सिर्फ 4 जीन का एग्जांपल लिया है. तो 2 or more जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड टुगेदर. कैसे इनहेरिट होगा? पहली चीज, जब मियोसिस होगा, ये चीज आपको पता है ना कि ड्यूरिंग द मियोसिस द होमोलोगस पेयर गेट सेपरेटेड. तो जब मियोसिस होगा तो मियोसिस के टाइम पे क्या होगा? जब मियोसिस होगा तो ये पेयर सेपरेट होगा ना. इन केस अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन है कि जीन्स बहुत क्लोजली एग्रीगेटेड है. ठीक है, पहली कंडीशन हम ये मान के चलते हैं, पहली पॉसिबिलिटी हम ये मान के चलते हैं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ. तब क्या होगा? मियोसिस होगा, सेग्रीगेशन होगा, यानी ये जो 2 क्रोमोसोम्स थे ये सेग्रीगेट हो जाएंगे ना. एंड सेग्रीगेशन के बाद अगेन सेम नंबर ऑफ जीन विद द सेम लोकेशन. तो लोकेशन आपको याद है ना, ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D इस तरफ हमने लिया. देन स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d. क्लियर ना? अब ये 4 जीन सेपरेटेड है एज अ हैप्लॉइड गैमीट. ठीक है, ये भी हैप्लॉइड गैमीट और ये भी हैप्लॉइड गैमीट. बात समझ में आ गई? अब यही हैप्लॉइड गैमीट और अ सिंगल क्रोमोसोम गेट्स फ्यूज्ड विद द ऑपोजिट पार्टनर्स क्रोमोसोम. यानी बहुत सिंपली अगर मैं कहूं तो ये क्रोमोसोम जाके फ्यूज्ड होगा. अब इस क्रोमोसोम को हम लोग फ्यूज करेंगे. सपोज मैं यहां पे ये चीज शो कर रहा हूं
कि ये जो क्रोमोसोम था विद जीन्स हैविंग ए बी सी डी, ओके, तो ये जीन्स एज इट इज इनहेरिट हो गया। और यही चीज तो लिंकेज कहता है ना कि जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी जितने कैरेक्टर्स हेरिडिटरी थे वो प्रोजेनी में इनहेरिट हो गए, और ये क्रोमोसोम जाके फ्यूज हो गया विद द क्रोमोसोम ऑफ मेल, ओके, या क्रोमोसोम ऑफ मेल पे हम ये कह लें कि यहां पे इसका रिसेसिव है या इसका डोमिनेंट भी है, इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट ये चीज तो क्लियर हुई ना कि मियोसिस के बाद अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ये एज इट इज इनहेरिट होगा, यानी जैसा पेरेंट ने दिया, ये क्या है, दिस इज अ जाइगोट, जाइगोट है ना, तो जाइगोट बिल्कुल वैसा ही नंबर ऑफ जीन रिसीव कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, जैसा पेरेंट ने ट्रांसमिट किया, जैसा पेरेंट ने हेरिडिटी किया। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, तो जैसा पेरेंट ने दिया वैसा ही प्रोजेनी ने रिसीव किया। ये तो पहली पॉसिबिलिटी थी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इन केस अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता तब भी कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि जीन्स इतने क्लोजली एग्रीगेटेड हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर यहां होता भी तो ये आर्म जो है, इस आर्म को मैं इस आर्म से एक्सचेंज अगर करता भी तो ये आर्म एज इट इज यहां पहुंच जाता, सिमिलरली ये आर्म एज इट इज यहां पहुंच जाता। सिर्फ फर्क क्या पड़ता, गैमीट में जीन्स का अमाउंट एंड पोजीशन एज इट इज रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस फर्क तो यही हुआ ना कि यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आ गया, एंड सिमिलरली यहां पे भी सेम वही चीज एज इट इज, जीन्स अपने सीक्वेंटियल ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब देखिए पॉसिबिलिटी तो यही है ना कि ये जो मेल गैमेट आया है वो इससे भी फ्यूज कर सकता है, इससे भी फ्यूज कर सकता, और दोनों ही कंडीशन में जो पेरेंटल सीक्वेंस था वही आपके प्रोजेनी ने इनहेरिट किया है। बात बहुत ध्यान से आपको समझनी है, क्योंकि मियोसिस के टाइम पे अगर क्रॉसिंग ओवर होगा भी तो जीन्स जो क्लोजर हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही ना। बट हां, अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी लेता, क्योंकि ये चीज तो आपको समझ में आ रही है कि लिंकेज हमें प्रूफ कैसे करना है कि जो कैरेक्टर्स हेरिडिटरी थे, जो ट्रांसफर हुए फ्रॉम द पेरेंट्स, वो प्रोजेनी ने एज इट इज रिसीव किया। जब प्रोजेनी एज इट इज कैरेक्टर को रिसीव कर रहा है, कंप्लीट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, कंप्लीट इनहेरिटेंस ऑफ जीन कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज लेस देन 50%, रिकॉम्बिनेंट बनने का चांस ही नहीं है। बट सेम कंडीशन अगर हम क्रॉसिंग ओवर में देखें, यहां कंडीशन थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है, यहां भी हम सेम वही पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम लेंगे, ओके, अगेन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और यहां पे जीन्स का लोकेशन जो है वो डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ए बी सी एंड डी, और दूसरी तरफ हम लोग स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है ना। और एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जब भी आप होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सप्रेस करते हो तो जो नंबर ऑफ जीन इस क्रोमोसोम पे होगा, सेम नंबर ऑफ जीन इस पे भी होगा। इट मींस अगर 10 जीन्स इस क्रोमोसोम पे हैं तो 10 जीन्स इस पे भी होंगे। हां, इनका एलील भी सेम हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जीन ए को प्रेजेंट किया है बाय डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव एलील, यहां भी जीन टोटल 4, यहां भी जीन टोटल 4, बट एलील वरी कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपको याद रखना है, होमोलोगस पेयर में नंबर ऑफ जीन और ऑलवेज सेम, बट एलील जो है वो जरूरी नहीं है कि सेम है। हाँ, सेम हो भी सकते हैं, अगर वो होमोजाइगस है, प्योर है तो सेम हो भी सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई ना, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिया है ताकि कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए,
अब यहां पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कितने ज्यादा है, क्योंकि अब होगा क्या, अगर मैं लोअर आर्म का क्रॉसिंग ओवर शो करूं, ये आर्म यहां शो करूं, ओके, और सिमिलरली इस आर्म का मैं एक्सचेंज यहां शो करूं, तो होगा क्या, ऊपर वाले जीन्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये कैपिटल सी एंड कैपिटल डी ये यहां शिफ्ट कर जाएंगे। सिमिलरली ये स्मॉल सी एंड स्मॉल डी ये आपके यहां शिफ्ट कर जाएंगे। तो जो एक्चुअल पेरेंटल फॉर्म था, एक्चुअल पेरेंटल फॉर्म क्या था, ए बी सी डी, बट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ये क्या बन गया, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इट फॉर्म्स ए बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, एंड दिस लीड्स टू वेरिएशन। आपको ये बात समझ में आ रही है ना, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू वेरिएशन, और ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि जीन्स डिस्टेंस पे थे, तो ये अंडरस्टूड है कि उस डिस्टेंस की वजह से क्रॉसिंग ओवर हुआ, एंड क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये जीन्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज मोर देन 50%। ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि जेनेटिक्स के जो टू एस्पेक्ट्स है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट से ही प्रूव होते हैं। लिंकेज फॉर द हेरिडिटी एंड रिकॉम्बिनेंट्स और वेरिएशन बाय क्रॉसिंग ओवर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिंकेज को और डीपली समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी होगी कि अभी तुम लोगों ने सिर्फ एक चीज समझी, एक सिंपल सा कंसेप्ट समझा है कि when the genes are present on the same chromosome they get inherited together। अब इस चीज को थोड़ा सा और डीपर लेके जाएं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि how linked genes and unlinked genes gets inherited। अब इस चीज को भी बहुत इजीली आपको समझना है। लिंक्ड जीन्स और पहले अनलिंक्ड जीन्स के बीच में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स के बीच में डिफरेंस समझ लिया ना, तो अगेन कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग लिंक्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। लिंक्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट क्या है? लिंक्ड जीन्स का मतलब अभी आपने समझा था ना कि सेम क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हो, ओके, इन अ लीनियर ऑर्डर, जो इनहेरिट टुगेदर हो। इस चीज को मैं प्रूफ करूंगा बाय अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज अगर लिंक्ड जीन्स को समझना है तो मैं आपके स्कूल का एग्जांपल लूंगा। सपोज देयर आर 4 क्लासरूम इन योर स्कूल, ओके, ये 4 क्लासरूम है, और 4 क्लासरूम में मतलब हर एक क्लासरूम में एक इंडिविजुअल स्टूडेंट स्टडी कर रहा है। क्लियर ना? अब एक कंसेप्ट समझाने की मैं कोशिश करूंगा, आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। अगर हर क्लास में एक ही स्टूडेंट स्टडी कर रहा है तो ये अंडरस्टूड है, ये 4 जो स्टूडेंट होंगे ये 4 डिफरेंट रूम पे है, 4 डिफरेंट लोकेशन पे है, विच मीन्स ये पॉसिबल हो सकता है कि ये पर्सन फिजिक्स पढ़ रहा हो, ये केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ये मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, ये बायोलॉजी पढ़ रहा है। क्लियर ना? तो ये अनलिंक्ड जीन्स है। इसका मतलब जब इसे अपने प्रैक्टिकल के लिए जाना होगा तो ये साथ में मूव नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? बट यही चीज अगर मैं लिंक्ड जीन्स के लिए लूं, सिंपल सा एग्जांपल, तब कंडीशन क्या बनेगी? लिंक्ड जीन्स में कंडीशन यही बनेगी ना, 4 क्लासरूम, बट ऑल द 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सिंगल रूम। तो एक ही रूम में अब ये एक ही रूम में चारों स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 एंड 4। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि ये चारों एक टाइम पे एक ही चीज पढ़ेंगे। सपोज अगर फिजिक्स लेक्चर है तो चारों एक साथ फिजिक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
लिंक्ड जीन्स का सेग्रीगेशन हमेशा एज ए ग्रुप होता है. सो इट इज ऑब्वियस दैट जीन्स प्रेजेंट ऑन ए सेम क्रोमोसोम. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है. सेग्रीगेट एज ए ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ये बात आपको समझ में आ रही है ना. सेग्रीगेट एज ए ग्रुप का मतलब ये हुआ कि जब ये प्रैक्टिकल्स के लिए जाएंगे तो अंडरस्टूड है ये चारों एक साथ जाएंगे ना प्रैक्टिकल के लिए. आप भी अपनी क्लास में प्रैक्टिकल्स के लिए एक साथ जाते हो ना. ऐसा तो नहीं होता ना कि 2 स्टूडेंट्स जाते हैं 2 नहीं जाते, 2 लंच के लिए जा रहे हैं 2 प्लेग्राउंड जा रहे हैं. ये चीज पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर जीन्स एक ही लोकेशन पे है तो इनका सेग्रीगेशन एज अ ग्रुप होगा, नॉट एज अ इंडिविजुअल मेंबर. बात समझ में आ रही है ना. यानी कोई एक जीन सेग्रीगेट नहीं होगा, जो कि मेंडल कहता था. मेंडल यही कहता था ना कि सिंगल जीन सेग्रीगेट्स एंड इट क्रॉसेस विद द ऑपोजिट पार्टनर. ये चीज लिंकेज नहीं कहता. तो लिंकेज क्या कहता है और लिंक्ड जीन्स क्या कहता है कि when the genes are present on same chromosome, they must segregate as a group. ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. ये हमेशा एज ए ग्रुप ही सेग्रीगेट होगा. ये तो प्रॉपर्टी हो गई लिंक्ड जीन्स की. बट अगर अनलिंक्ड जीन्स है तो अंडरस्टूड है वो सेपरेट हो सकता है एज ए इंडिविजुअल मेंबर. ओके, तो अनलिंक्ड जीन्स का मतलब हो गया कि व्हेन 2 genes are located far apart, which means कि suppose this is a chromosome, okay, एक जीन यहां लोकेटेड है एक यहां लोकेटेड है. तो अंडरस्टूड है जब क्रॉसिंग ओवर होगा इसके होमोलोगस पेयर से तो ये अनलिंक्ड जीन्स है तो ये इजीली इसमें इंटरचेंज कर लेगा ना. ये बी यहां पहुंच जाएगा और सिमिलरली स्मॉल बी यहां आ जाएगा. तो ये एज ए इंडिविजुअल मेंबर सेग्रीगेट हो सकता है. बट अगर लिंक्ड जीन्स होता तो ये पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ सेग्रीगेट होता. बात समझ में आ रही है ना. तो अनलिंक्ड जीन्स means when 2 genes are located far apart, when 2 genes are located far apart, so they can segregate as a individual member. ये भी चीज क्लियर. तो ये एज ए इंडिविजुअल मेंबर सेग्रीगेट हो सकता है. So this is the difference between linked and अनलिंक्ड जीन्स. सो आई होप एक चीज आपको समझ में आ गई ना कि लिंक्ड जीन्स में जीन्स का सेग्रीगेशन एज अ ग्रुप होता है. इट मीन्स कि सेम क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो एक साथ ही सेग्रीगेट होंगे, विच सिंपली इंडिकेट्स दैट लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. वैसे भी जो मेंडल का लॉ था ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि हर एक चेन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो कर सकता. फिलहाल हमें लिंकेज के बारे में ही समझना है तो एक एक स्टेप एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. लिंक्ड जीन्स अनलिंक्ड जीन्स को हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया. अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द लिंकेज, दैट लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों नहीं शो करता, ये चीज तो आपको पता है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ जीन्स को एक साथ सेग्रीगेट करता है. इस बात को प्रूव किया था बेटसन एंड प्यूनेट ने. एंड ये जो 2 पर्सन थे बेटसन एंड प्यूनेट, इन्होंने एक क्रॉस परफॉर्म किया on Lathyrus oderatus. Lathyrus oderatus is also known as
स्वीट पी। ओके, तो ये क्रॉस जो परफॉर्म हुआ था लैथेरस ओडोराटस में टू प्रूव दैट लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस क्रॉस को हम लोग समझेंगे। ओके, अब लैथेरस ओडोराटस पे जो क्रॉस हुआ था, मैं पहले एक चीज बता दूं, इट वॉज डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, एंड डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस is a cross which is devised by Mendel। ये क्रॉस मेंडल की ही देन है। पहले हम लोग क्रॉस समझ लें, उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों नहीं शो करता है लिंक्ड जीन्स, उस पर डिस्कस करेंगे। तो जब लैथेरस ओडोराटस पे क्रॉस किया गया, तो फॉर हाइब्रिडाइजेशन फॉर अ क्रॉस वी रिक्वायर टू पेरेंट्स, और टू पेरेंट्स में पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। Okay, and dihybrid means by taking two characters। तो लैथेरस ओडोराटस के जो दो कैरेक्टर्स लिए गए थे, उसमें एक था फ्लावर कलर, ओके, और नंबर 2 साइज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। चलिए, दो कैरेक्टर्स भी क्लियर। अब फ्लावर कलर में ब्लू वॉज डोमिनेंट ओवर रेड, तो ब्लू वॉज डोमिनेंट ओवर रेड, तो इट डिनोट्स ब्लू, इट डिनोट्स रेड। ओके, देन लॉन्ग पॉलन इज डोमिनेंट ओवर राउंड पॉलन, तो लॉन्ग पॉलन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल एंड स्मॉल एल डिनोट्स राउंड पॉलन। ओके, ये चीज तो क्लियर हो गई कि हम लोगों ने टू कैरेक्टर्स लिए हैं, बट वी आर परफॉर्मिंग डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इट सिंपली मीन्स कि ये जो पेयर होगा, ये हम पेरेंट 1 में हेट्रोजाइगस लेंगे, तो हेट्रोजाइगस में कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। इट मीन्स कि दीज टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ए सेम क्रोमोसोम। अब देखिए, क्रॉस करने का बेस्ट तरीका क्या है? अगर सेम टाइप ऑफ अलील है तो ये अंडरस्टूड है कि आफ्टर मियोसिस दे परफॉर्म और दे सेग्रीगेट सेम टाइप ऑफ गैमीट। इट सिंपली मीन्स ना कि अगर पेयर ऑफ अलील है तो सेग्रीगेट होने के बाद, मियोसिस होने के बाद, ये स्मॉल बी एंड स्मॉल बी देगा, सिमिलरली ये स्मॉल एल एंड स्मॉल एल देगा, तो हम लोग एक कॉमन गैमीट ले रहे हैं। क्लियर ना? तो ये हमने डिराइव किया फ्रॉम द सेकेंड पेरेंट, ओके, विच एक्सप्रेसेस द रिसेसिव ट्रेट। बट यहां पे हेट्रोजाइगस ट्रेट है, और हेट्रोजाइगस में गैमीट्स आर डिराइव्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल मिस ना हो। ओके, तो फर्स्टली एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि वी आर टेकिंग टू कैरेक्टर्स। हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं ना, तो पहले फर्स्ट कैरेक्टर का फर्स्ट अलील, तो फर्स्ट कैरेक्टर इज द फ्लावर कलर, उसका फर्स्ट अलील इज कैपिटल बी, क्रॉसेस विद द फर्स्ट allele of the second character, so it forms capital B, capital L. Clear na? Similarly, first allele of the first character crosses with the second allele of the second character, so it forms capital B with small l. Clear na? Similarly, second allele of the first character crosses with the first allele of second character, the small b capital L, and finally second allele of the first character crosses with the second allele of the second character. Okay, so it forms small b small l. Clear ना? अब क्रॉस हमें करना है इसको with the स्मॉल b एंड स्मॉल l, तो रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल B विथ स्मॉल b, कैपिटल L विथ स्मॉल l।
बात समझ में आ रही है ना? फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, बस यही आपको याद रखना है, फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड। ओके, तो कैपिटल बी विथ स्मॉल बी, तो ये पेयर बनेगा कैपिटल एल विथ स्मॉल एल। क्लियर ना? नंबर 2, कैपिटल बी विथ स्मॉल बी, ओके, small l with small l, then small b with small b, capital L with small l, and small b with small b, small l with small l. ओके, अगर हम मेंडल के क्रॉस को ही एज इट इज फॉलो करें और इस प्रोजेनिस को देखें, तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी ना कि these four progenies are totally different from each other। यानी जो मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का एक्सपेक्टेड रेशियो था वो था 25% फॉर ईच। ये बात समझ में आ रही है ना? चारों एक दूसरे से अलग है, दैट्स व्हाई दे आर 25% फॉर ईच। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देखिए ये कैरेक्टर जो है इट्स अ पेरेंटल ट्रेट। ओके, सिमिलरली ये भी पेरेंटल ट्रेट है ना? और यहां तो सिर्फ हम एक क्रॉस का एक वैल्यू ले रहे हैं, एक क्रॉस करने के बाद ये रिजल्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं, बट आफ्टर परफॉर्मिंग सेवरल क्रॉसेस तो नंबर ऑफ प्रोजेनीज आएगी एज अ रॉ मटेरियल, और उस नंबर ऑफ प्रोजेनीज में जो रिजल्ट आया वो ये था कि पेरेंटल ट्रेट जो थे वो 43.6 एंड 43.6, और जो रिकॉम्बिनेंट्स आए थे, मतलब जो न्यू ट्रेड्स, क्योंकि ये दो तो पेरेंटल है, ये दो न्यू थे, तो ये जो ट्रेड्स आए थे ये 6.3% एंड 6.3%। ये डेटा आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो जो पेरेंटल ट्रेड था वो था ब्लू flower with long pollen, blue flower with long pollen, एक तो ये था पेरेंट 1, ओके, एंड पेरेंट 2 जो था वो था रेड फ्लावर विद राउंड पॉलन, रेड फ्लावर विद राउंड पॉलन। तो ये कितना आया हमारे पास? 43.6 एंड 43.6, अराउंड 87.4। तो अराउंड 87.4 जो था वो हमारा पेरेंटल ट्रेट आया। और रिकॉम्बिनेंट क्या बना है हमारे पास? रिकॉम्बिनेंट बना ब्लू फ्लावर विद राउंड पॉलन। तो ब्लू फ्लावर with round pollen, and number 2 red flower with long pollen, red flower with long pollen। ओके, तो एक चीज आपको समझ में आ गई ना, ये जो ट्रेड थे ये पेरेंटल था, ये ऑब्टेन हुआ 87.4, और ये रिकॉम्बिनेंट था जो 12.6% ऑब्टेन हुआ। और लिंकेज तो यही कहता था ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन 50%, और ये चीज बेटसन एंड प्यूनेट ने प्रूव की कि लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बट दे segregate as a group। Okay, they segregate as a group, leads to the formation of parental trait, formation of parental trait। आई होप ये क्रॉस भी आपको समझ में आ गया है। इस सेशन को हम लोग इस पार्ट में वाइंड अप कर रहे हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स।